चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। 2018 में जो सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे उस पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शंस जो हैं फरवरी 1917, अप्रैल 1917 और नवंबर 1917। तो राइट आंसर नवंबर 1917। और हम जान रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध मतलब सोवियत संघ के साथ है, जहाँ पे एक नई व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में इस क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और वो है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन का यहाँ पे तात्पर्य है कि इंडिया और चाइना के आसपास का जो देश है उससे तात्पर्य है। कह रहे कि इस पे सबसे पहला जो यूरोपीय आया इस क्षेत्र में वो था पुर्तगाली। और भारत में भी आने वाला जो प्रथम यूरोपीय था वो पुर्तगाली था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पुर्तगाली यानी कि दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? और हम जान रहे हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता दिलाने में जो एक संगठन का बहुत बड़ा योगदान था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जबकि उस संगठन का स्थापना करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन धीरे धीरे उस पर प्रभाव भारतीयों का हुआ और एक तरह से एक बहुत बड़ा रोल निभाया भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। और हर साल यहाँ पे अधिवेशन हुआ करता था और उसके अध्यक्ष चुने जाते थे। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। और ये था आपका कोलकाता में, यानी कि उस समय उसका नाम कलकत्ता था और सितंबर 1920 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? और आज हम देख रहे हैं भारत में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अभी उभर कर सामने आई है केंद्र स्तर पे और अलग अलग राज्यों में, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल मतलब अगर कहा जाए तो उसका हेड अगर कहा जाए तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस है। और इनकी स्थापना 1925 में हुई। और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, आप ऐसा याद रखें इसको, हेड यानी कि इस राजनीतिक पार्टी का हेड यानी कि उसी से आप रिलेट करके रखें, हेड गोवार। तो राइट आंसर 1925 और के बी हेड गोवार। पांचवा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? और हम जाने अगर इसको यहाँ से रिलेट करके रखें तो ज्यादा आसान ऑप्शन को याद रखना रहेगा कि भारत में भी जब एक व्यक्ति की आयु एक निश्चित उम्र को हो जाती है और वो है 18 साल, तो यहाँ पे उसको आप याद रखें तो 1918 में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था एंड वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? अगर हम देखें समाज को आज भी मुख्यतः तीन वर्ग, एक काफी क्या बोले उसको हम, उच्च वर्ग या फिर मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, तीन कैटेगरी। और यहाँ पे जो वर्ग सबसे उभर कर सामने आया वो था मध्यम वर्ग, यानी कि 6 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? और जो ऑप्शन दिया हुआ है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग और उत्तरी पथ और दक्षिणी पथ। और राइट आंसर है आपका यानी कि रेशम मार्ग। और यहाँ थोड़ा सा जानते चलें कि प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था, जो मार्ग, और उस मार्ग में सबसे अधिक या बहुत महत्वपूर्ण मतलब स्थान रहा करता था जिस वस्तु का आयात और निर्यात में, वो था रेशम। और इसी कारण से इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे
रेशम मार्ग यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ये इस्पात की क्वालिटी है कि बहुत ये लचीला होता है, और अगर इसमें दूसरे पदार्थ को या दूसरे खनिज को नहीं मिलाया जाए तो वो लचीला बना रहेगा, और यही कारण है कि इसकी मजबूती के लिए इसमें से और दूसरा खनिज मिलाया जाता है, इसमें से मैंगनीज भी है। और 1 टन इस्पात बनाने में जो मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है वो आपका है 10 केजी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का जो क्वालिटी का निर्धारण होता है वो उसमें कार्बन के अंश के आधार पे। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको हम एंथ्रेसाइट कहते हैं, और आंसर यहाँ पे हमारा पहला 9th का ए। और यहाँ पर जानते चलें कि इसके अतिरिक्त और भी कोयला का प्रकार है, और वो है एंथ्रेसाइट। तो हम लोग जानते चलें कि यहाँ पे जो कार्बन का अंश है वो 94 से लेके 98% तक। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, इसमें कार्बन का अंश 78 से लेके 86%। उसके बाद लिग्नाइट, इसमें कार्बन का अंश 28 से लेके 30%। और फिर सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पिट, जिसमें कार्बन का अंश 27%। और अगर इसको जलाया जाए तो उसमें आप क्या देखेंगे, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा और ऊष्मा कम प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग, लौह इस्पात और चितरंजन लोकोमोटिव। और इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा है चीनी उद्योग, 10 का दूसरा ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसको हम लोग समझें कि अंतर्देशीय जलमार्ग है क्या। जैसे अगर भारत के अंदर देखें तो नदियों का जाल बिछा हुआ है, और कुछ नदियाँ काफ़ी बड़ी हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो यातायात के रूप में हो और या फिर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के रूप में रहो, तो यहाँ पे ये एक जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किया गया कि इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करके वो एक सरकार के पास डेटा कलेक्ट हो सके, और इसी के कारण ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। और ये कब किया गया यही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हमारा 1986, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? और ये हमारा अधात्विक खनिज है, यानी कि 12 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। अगर हम कहें कि भारत को कहा जाता है गांव का देश, इसके पीछे कारण यही है कि भारत की जो भी आबादी है उसका अधिकांश भाग गांव में निवास करता है, और यही कारण है कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। और 2001, और हम जान रहे हैं कि हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है तमाम डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो 2001 में जो जनगणना हुई उसमें बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? और जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा पहला, यानी कि 20.5%, यानी कि लगभग 80% लोग है ना वो गांव में निवास कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? और यहाँ पे और विरोधी नहीं थे, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखना चाहिए। और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से मार्टिन लूथर ये विरोध करते थे, महात्मा गांधी भी विरोध करते थे, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चौथा जेड गुडी जो इसके समर्थन में थे। और रंग भेद एक्चुअली है क्या कि व्यक्तियों के रंग के आधार पर उसमें विभेद, कि ये उसके लायक है ये इसके लायक नहीं है, अगर भेदभाव किया जाए तो उसको रंग भेद नीति कहा जाता है। और ये अमेरिका में भी, और एक देश जो साउथ अफ्रीका रहा है, और वहाँ पे
बहुत देखा गया। इसमें से उसका एक बड़ा लीडर था जो नेल्सन मंडेला, जिसको कि कई दशक तक जेल में बंद रहना पड़ा। फिर बाद में वो निकल कर आया, फिर उसकी पार्टी उस देश में शासन की। तो रंग-भेद हम लोग समझ गए यहाँ पे। राइट आंसर हमारा जेडगुडी। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? और जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आज अगर देशों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो लगभग हम कहें तो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और अधिकांशतः संसार के अधिकांश देश वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मुख्य क्या है कि अर्थव्यवस्था या संसाधन जो भी चीजें हैं या उत्पादन, वो एक व्यक्ति विशेष उसका मालिक होता है। और साम्यवादी व्यवस्था में है क्या कि देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो व्यक्ति विशेष नहीं होकर के वो उसका मालिक वो राष्ट्र हुआ करता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और कुछ गुण साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। अगर दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहे तो उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका राइट आंसर हमारा देश यानी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कौन है? और अगर हम देखें तो जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें आसानी के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा राज्य मतलब आएगा यानी कि 17 का दूसरा ऑप्शन। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझें, जिस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो व्यावसायिक बैंक है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। उसी तरह से शेयर बाजार का नियामक यानी कि जो कंट्रोल करता है जो संस्था है वो है सेबी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यानी कि ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यानी कि लोगों को यानी कि धन या लोन की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? अगर यानी कि संस्थागत जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उसमें से व्यावसायिक बैंक यानी कि 19 का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? और हम जान रहे हैं कि भारत की राजधानी अगर पूछी जाती है तो कहते हैं कि नई दिल्ली, लेकिन वित्त अगर उसके साथ जुड़ा हुआ रहे तो वित्तीय राजधानी नई दिल्ली नहीं होकर के वो हमारा मुंबई है। क्योंकि अधिकांश जो कंट्रोल बॉडी है या अधिकांश फैक्ट्री वगैरह या तमाम चीज़ें वो मुंबई में है, इसलिए इसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो 20 का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें से हम देख सकते हैं कि कर्नाटक विकसित राज्य की श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा कर्नाटक। 22वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? और वैश्वीकरण के मुख्य अंक 4 हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? उपभोक्ता संरक्षण क्या है कि हम जैसे अपनी मेहनत के पैसे से कोई सामान खरीदते हैं, तो उस सामान को खरीदने के उपरांत हमारे पास यानी उपभोक्ता का कुछ ना कुछ संरक्षण सरकार के द्वारा प्राप्त है। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन है। और राइट आंसर हमारा 1986। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर्ण आभूषण को परिशुद्धता करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? अगर हम कोई आभूषण खरीदने मार्केट में जाते हैं तो उसकी कैसे पहचान करें कि ये शुद्ध सोना से बना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है?
तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चिन्ह होगा, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो है हॉलमार्क। और यहाँ पे जानते चले हम कि और भी चिन्ह हम लोगों को वस्तुओं पे देखने को मिलती है, वो है ISI और फिर एग मार्क। अब इसको जाने हम लोग। एग मार्क है क्या? कि कृषि से संबंधित यानी जो उत्पाद है उसका जो सामान बनता है, आप उसमें आप एग मार्क का चिन्ह देखेंगे। और ISI मार्क मतलब उद्योगों से अगर कोई सामान का उत्पादन होता है तो उस सामान पे आप ISI का चिन्ह देखेंगे। और अगर कोई खाने पीने का सामान है और वो अगर डब्बा बंद है तो हम देखेंगे उसमें FSSAI का मतलब वो लोगो लगा रहता है। तो ये शुद्धता की पहचान कराता है कि ये उत्पाद शुद्ध है या उस स्तर को प्राप्त कर चुका है जो सरकार का गाइडलाइन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो ऑप्शंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा नदी के तली में अवसाद का जमाव। ये अवसाद है क्या? जैसे एक नदी की क्षमता होती है उसको जल को धारण करने की। अगर चूंकि नदी में पानी लगातार पहाड़ों के कंकर पत्थर के टूटने के कारण उसमें अवसाद जमा रहता है और वो नदी के साथ पानी के साथ बहता जाता है और वो लगातार जमा होते रहने के कारण जो नदी की क्षमता है पानी वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 का 3, नदी के तली में अवसाद का जमाव। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? और यहाँ सीधा याद रखें हम लोग आयताकार, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। अब यहाँ पे हम लोग जाने कि अगर देखा जाए कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 50 राज्य है और वहाँ पे अलग अलग राज्य की भी नागरिकता और केंद्र स्तर पे भी नागरिकता दी जाती है। और इसीलिए इसका राइट आंसर यानी कि अमेरिका है, संघ सरकार का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? और हम जान रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में 70 का जो दशक है वो बड़ा उठापटक का रहा है और यहीं पे भारत का लोकतंत्र एक ऐसी घटना को देखा जो कभी नहीं देखा था, वो था आपातकाल की घोषणा। और राइट आंसर हमारा यहाँ पे 1970 का दशक। अ, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से और आर्थिक शोषण। और राइट आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन है, पेड़ बचाने से। इसको जानते चलें, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो हम लोग राज्य याद रखें और वो है उत्तराखंड। और एक्चुअली हुआ क्या है इस आंदोलन में कि पेड़ को काटने का ठेका मिलता था, मतलब और वो जो ठेकेदार पेड़ को काटना शुरू करते थे तो उत्तराखंड के लोग वो मतलब वन प्रेमी थे तो इनको बहुत सहजता से स्वीकार नहीं किया। तो क्या किया, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ और वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग थे वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे और जो ठेकेदार के लोग काटते थे पेड़ को कहते थे कि पहले कुल्हाड़ी हम पे चला, उसके बाद पेड़ काटने देंगे। और यही था ये चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आदमी सेवन करे तो उसका जो सोचने समझने की शक्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है। उसमें से एक चीज तारी भी है। जो तार के पेड़ से जो रस निकलता है उसी को तारी कहते हैं। और ये आंदोलन जो सबसे ज्यादा व्यापक रूप पे शुरू किया गया वो था आंध्र प्रदेश। और राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? और ये देश यहाँ पे सबसे पहले
इसका गठन हुआ वो था ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में हम देखते हैं या तो दो दलीय शासन व्यवस्था या फिर बहुदलीय शासन व्यवस्था आज प्रचलित है। अगर दो दलीय शासन व्यवस्था है तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि लोगों के पास सिर्फ इन्हीं दो दलों को किसी एक दल को चुनना रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहाँ पे दो ही दल हैं। और यहाँ पे दो दल में चूंकि ऑप्शन नहीं है, किसी एक को मेजोरिटी मिल जाएगी तो वो सरकार बना लेगी, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में तो यहाँ पे गठबंधन की काफी संभावना रहती है। तो राइट ऑप्शन हमारा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? यानी कि राष्ट्रीय दल का एक क्राइटेरिया है और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको राष्ट्रीय दल कहते हैं, और जो नहीं करता है तो वो राजकीय दल। और जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां दी गई हैं उसमें से हमारा राइट ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका प्रभाव क्षेत्र वो बिहार ही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण। और इसका सही जवाब है फाशीवादी नाजीवादी शासन। यानी कि ये हम जान रहे हैं कि इस व्यवस्था की शुरुआत अ, जर्मनी में हुई, और जो जिसके द्वारा ये स्टार्ट हुआ वो था हिटलर। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चूंकि अंग्रेज भारत पे कई सौ साल तक शासन किया, और उस समय भी बहुत सारे मैगजीन या समाचार पत्र जो सरकार के विरुद्ध लिखा करते थे, और जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होता था, और इन्हीं को दबाने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, और भाषा के आधार पे कुछ रहा। और एक पत्रिका जो अपनी भाषा ही बदल दिया और वो था अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? और ये जो कथन है ये मार्टिन लूथर का है, यानी कि 36 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। सोपानी कृषि आमतौर पे उन क्षेत्रों में जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे ये सोपानी कृषि देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, जो राज्य है वो है उत्तराखंड, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा 37 का चौथा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? और अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यानी कि हवा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्राणियों की जिंदा रहने के लिए वो है पानी। तो हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 65% यानी दूसरा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर ये जानते चलें कि अलग अलग प्राणी में मतलब इसका प्रतिशत अलग भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि 90% तक उसमें पानी का अंश पाया जाता है, इसलिए हम लोग 65% को सही मानते हैं। चूंकि ये टेक्स्ट, और हमको लग रहा था कि 70%, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में ये 65% दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को सही मानते हैं। 38 का दूसरा ऑप्शन 65%। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन वर्गीकृत किया गया, यानी कि वन के संरक्षण के लिए उसको कितने वर्गों में बांटा गया, ये है क्वेश्चन। और राइट आंसर हमारा है 3 वर्गों में, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब आखिरी सवाल पे हम लोग आए। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ये विश्व के डेटा मांगा जा रहा है, और राइट आंसर 400 करोड़ हेक्टेयर में
यानी कि वन फैला हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है।